व्यूअर्स, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे पूर्वाधिकार अंश का अर्थ और इसके गुण दोष, जिसे लाभ हानि भी कहते हैं। पूर्वाधिकार अंशधारी कौन होते हैं? जिन्हें पूर्व मतलब पहले ही लाभांश दे दिया जाता है। अब किसके पहले? समता अंशों के पहले, वो हो गए पूर्वाधिकार अंशधारी। ठीक है, तो इस पूर्वाधिकार अंशधारियों के क्या फायदे, क्या नुकसान है? ठीक है, वैसे तो ये अंश जो है ये वित्त के स्रोत है। वित्त मतलब पैसा, स्रोत मतलब साधन, कि जब कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो वो अंश या ऋण पत्र के माध्यम से या वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से, बैंक के माध्यम से, अनेकों तरीकों से, जन निक्षेप से, किसी भी तरीके से ऋण प्राप्त कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ हम पढ़ते हैं पूर्वाधिकार अंश के बारे में, जो कि वित्त का एक स्रोत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो क्या लिखा है, ऐसे अंश जिन्हें लाभांश एवं पूंजी की वापसी का पूर्वाधिकार होता है, मतलब पहले अधिकार होता है, पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। सामान्यतः इनके निर्गमन के समय ही इन पर लाभांश की दर निश्चित कर दी जाती है कि आपको इतने प्रतिशत लाभांश दिया जाएगा। ठीक है, पूर्वाधिकार अंश स्वामियों को दो प्रकार के पूर्वाधिकार प्राप्त होते हैं। अपन ने क्या बोला? ऐसे अंशधारी जिन्हें पूर्व मतलब पहले ही लाभांश के बारे में बोल दिया जाता है कि आपको सबसे पहले लाभांश दिया जाएगा कंपनी के लाभ में से। ठीक है, तो इस लाभांश के आधार पर दो प्रकार के पूर्वाधिकार अंशधारी हो गए। पहला, ऐसे अंशधारी मतलब इन्हें समता अंशधारियों को लाभांश देने के पूर्व कंपनी के विभाजन योग लाभों में से एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। ऐसे अंशधारी जिन्हें समता अंशधारियों से पहले लाभ मिलता है, और कंपनी के समापन की स्थिति में इन्हें समता अंशधारियों से पहले पूंजी प्राप्त करने का अधिकार होता है। मतलब ये बोला है कि पूर्वाधिकार अंशधारी कौन होते हैं? ऐसे अंशधारी जिन्हें लाभांश और लाभ दोनों समता अंशधारियों से पहले मिलता है। लाभांश भी समता अंशधारियों से पहले मिलेगा और लाभ भी। लाभ कब? जब कंपनी का समापन होता है तो उसमें भी समता अंशों से पहले इन्हें लाभ दिया जाएगा, मतलब समता अंशधारियों से पहले होते हैं ये। तो ऐसे अंशधारी जिन्हें कंपनी में से लाभ और कंपनी का लाभांश, है ना, दोनों समता अंशों से पहले मिलता है, पूर्वाधिकार अंशधारी कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके गुण और इसके दोष देखो। लिखा है पहला, पूर्वाधिकार अंशधारियों को कंपनी की सभाओं में मत देने का अधिकार नहीं होता है। ये जो पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं वो कंपनी में किसी भी प्रकार के मत देने का अधिकार नहीं रखते। मत देने का अधिकार का मतलब होता है अपने किसी भी प्रकार के सुझाव ये नहीं बता सकते। पूर्वाधिकार अंश में जोखिम का तत्व कैसा होता है? कम होता है। जोखिम का तत्व कम इसलिए होता है क्योंकि इन्हें पहले ही बोल दिया जाता है कि आपको आपके पैसों का प्रतिफल मिल जाएगा, चाहे कंपनी को हानि हो चाहे लाभ हो। कुछ शर्तें रहती है, उस शर्तों के आधार पर ये सब कुछ फिक्स कर देते हैं लाभांश को। ठीक है, पूर्वाधिकार अंशधारी कंपनी के प्रबंध में हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी जबकि समता अंशधारियों को पूरा अधिकार है। पूर्वाधिकार अंश कंपनी की साख में वृद्धि करते हैं। पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन ऋण पत्रों की तुलना में कैसा होता है? सरल होता है। ऋण पत्र के लिए अनेक प्रकार की हमें औपचारिकताएं पूरी करनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने जाना पूर्वाधिकार अंश क्या है और इसके क्या फायदे। फायदा ये है कि ये कंपनी में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। होता क्या है, कंपनी को पैसा चाहिए। ठीक है, अब कंपनी तीन तरीके से पैसा लेती है। ऋण पत्र के माध्यम से लेती है, समता अंशों के माध्यम से लेती है और पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन के माध्यम से। अब ये जो ऋण पत्रधारी होते हैं वो कौन होते हैं? कहीं एक शादी हो रही है जहाँ पे जो बाराती आते हैं वो बाराती हो गए ऋण पत्रधारी। मतलब उन बारातियों को जो जो चीजें हमने शादी में खाने के लिए बनाई है वो सारी खिलानी है और उनके अच्छे से क्या करना है, मतलब उनकी अपन अपनी भाषा में बोलते हैं कि अच्छे से उनकी खातिरदारी करना है। मतलब उनको सब मिलना चाहिए, चाहे आपके आप पीछे बचो ही मत, चाहे आपके घर वालों को वो जो कुछ बना है वो सामान उन तक आओ मत खाने का, लेकिन बारातियों के पास आना चाहिए। तो उसी प्रकार से अगर कंपनी में लॉस हो रहा है तो ऋण पत्रधारी को उससे क्या मतलब, उन्होंने तो ऋण दिया है, उन्हें उनका पैसा चाहिए। तो जैसे हम बारात की खातिरदारी करते हैं वैसे ऋण पत्रधारी होते हैं कि उन्हें कोई मतलब नहीं है कंपनी से,
ठीक। फिर होते हैं पूर्वाधिकार अंशधारी, जो होते हैं अपने मेहमान। ठीक है, कि ऐसी इनकी स्थिति होती है कि कंपनी में लाभ हुआ तो आपको लाभांश दे दिया जाएगा। ठीक है, और कुछ पूर्वाधिकार अंशधारी ऐसे भी होते हैं जिनके लाभांश को देना कंपलसरी होता है। तो जैसे अब हमारे घर के मेहमान है, तो अगर 4 चीजें बनी है शादी में, 4 में से अगर 3 बच गई तो हम उन्हें क्या कर देते हैं, 3 ही दे देते हैं। ठीक है, तो पूर्वाधिकार अंशधारी किससे पहले दे रहे, समता अंशधारी से पहले। और समता अंशधारी कौन हो गए, हम घर वाले रह गए। अब घर घर के अगर कोई चीज बची तो भी अच्छी बात, कोई चीज नहीं बची तो भी अच्छी बात, मतलब समता, सब्र करके वो बैठे रहते हैं, है ना। तो समता अंशधारी वो अंशधारी हो गए जिन्हें सब कुछ मिल भी सकता है और कुछ भी नहीं मिल सकता है। तो बात यहाँ पूर्वाधिकार अंशधारी की हो रही है कि पूर्वाधिकार अंशधारी एक मेहमान की तरह है। मेहमान को हमारे घर में हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है क्या, नहीं होता है। घर में हस्तक्षेप कौन करते हैं, घर के सदस्य, मतलब समता अंशधारी। और ऋण पत्रधारी का तो कोई लेना देना ही नहीं है, उनका तो लेना देना केवल अपने पैसे से है। तो आई होप आपको इसके प्रॉफिट या इसके गुण के बारे में समझ में आ गया होगा कि पूर्वाधिकार अंशधारी कंपनी के क्या है, एक मेहमान मान लो, जैसे हमारे घर के मेहमान, उन्हें किसी प्रकार का मत देने का अधिकार नहीं है, वो कंपनी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते, वो लाभांश प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। ठीक है, और ये पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन करना ऋण पत्रों की तुलना में आसान होता है। ठीक है, मतलब मेहमानों की खातिरदारी करना आसान है, क्योंकि मेहमान हमारे अपने और थोड़ी बात हमारी समझ जाते हैं। जो हमारे रिश्तेदार जो होते हैं वो मेहमान, हालांकि बाराती भी हमारे मेहमान ही है, लेकिन उनसे अब संबंध बन रहा है, जबकि जो हमारे मेहमान है, हमारे रिश्तेदार है, पहले से उनका संबंध है। ठीक है, अब अगला देखो, दोष क्या बताए गए हैं। पहला बताया है लाभांश की निश्चितता के कारण पूर्वाधिकार अंशधारी कंपनी पर भार बन जाते हैं। पहले ही बता दिया जाता है कि आपको लाभांश दिया जाएगा, तो अब कंपनी के ऊपर एक प्रकार का भार आ जाता है। कौन सा भार, लाभांश देने का। और किसे, पूर्वाधिकार अंशधारियों को, कि भाई मेहमान है अपने, अपन ने इनको शादी में बुलाया है तो इन्हें भी खिलाना है, इनकी भी खातिरदारी करना ही है, चाहे कैसे भी करे पर करनी है। फिर है साहसी विनियोगकर्ता के लिए पूर्वाधिकार अंश उपयुक्त नहीं होते। साहसी विनियोगकर्ता के लिए पूर्वाधिकार अंश उपयुक्त नहीं होते। ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, जोखिम वहन करना पसंद करता है, उसके लिए बोला कि पूर्वाधिकार अंश ऐसे व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, मतलब जो क्या करता है, जो विनियोग लाभांश को देखकर नहीं करता है, वो कंपनी के स्वामी के आधार पर, कंपनी में मत देने के अधिकार इनके आधार पर करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो रिस्क लेना पसंद नहीं करता, जो रिस्क लेना पसंद नहीं करता, उसके लिए पूर्वाधिकार अंश अच्छे हैं। और ऐसे व्यक्ति जो रिस्क लेना पसंद करते हैं, उनके लिए पूर्वाधिकार अंश अच्छे हैं। फिर है बैंकिंग एवं बीमा कंपनियां पूर्वाधिकार अंश जारी नहीं कर सकती है। सिर्फ कंपनियां ही पूर्वाधिकार अंश जारी कर सकती है, बैंक और बीमा कंपनी नहीं। पूर्वाधिकार अंशों से वित्त के लागत में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। वित्त की लागत में पूर्वाधिकार अंशों से, वित्त की लागत मतलब हम पैसा लेने के लिए अंशों का निर्गमन कर रहे हैं। ठीक है, तो पैसा मिल रहा है, दूसरी ओर इस पैसे के ऊपर, इस पैसे के ऊपर हमें लाभांश भी तो देना है, तो कहीं ना कहीं हमारी ये वित्त की लागत, हमारे जो पूंजी की जो स्थिति है उसको क्या कर देती है, कमजोर भी कर देती है, एक प्रकार का भार चढ़ा देती है। लास्ट है पूर्वाधिकार अंश पूंजी प्राप्त करने में ऋण पत्रों की तुलना में ज्यादा व्यय आता है। पूर्वाधिकार अंशों में क्या है, ऋण पत्र की तुलना में ज्यादा व्यय आता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये इसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान है। तो अब अगर आपको इसके अर्थ में, इसके फायदे में, इसके नुकसान में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो जल्दी से डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिख कर दूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।